और जहाँ के 2-4 गो के लेके चलबू के बाद जेबू था तू बच्ची हट जा और सिंगल पलाई के बालू तार एगो पलाई ले लिया खत्मे हो जुए रहा। देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनल क्लासेस। दोस्तों हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सफ़र संविधान को और हम लोग भाग 3 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है, जिसके बारे में हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, जिनका हम लोग जन्मदाता बोलते हैं, जिनको हम लोग संविधान का निर्माता बोलते हैं। आज उन्हीं का जयंती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। जी भारत की भूमि पर महान संत इनको बोल सकते हैं, महान व्यक्ति। आप गूगल पर कभी सर्च मारिएगा कि सबसे बड़ी जयंती किसकी है तो इन्हीं का दिखाता है। विश्व में सबसे बड़ी जयंती इन्हीं का बताया जाता है, वी.आर. अम्बेडकर साहब। वी.आर. अम्बेडकर साहब को ऐसे भले ही लोग कहते हैं छुआछूत हरिजन, लेकिन ऐसे व्यक्ति किसी एक जात के नहीं होते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव किसी जात के नहीं होते हैं। ये तो मानव कल्याण के लिए, ये मानव धर्म के स्थापना के लिए इनका उत्पत्ति होता है। ये भले ही किसी जात या कास्ट से हम लोग जोड़ कर देखते हैं, अगर हम इनको किसी एक कास्ट कहते हैं कि हरिजन जाति के थे और वहाँ तक इनको सीमित रखें तो इनका बहुत बड़ा अपमान होगा। ऐसे व्यक्ति को किसी एक जाति धर्म में नहीं बांधना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए सीधे ये किसी मानव कल्याण के लिए, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त व्यक्ति थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ही अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। इन्होंने मानव कल्याण, मानव समाज के उस धर्म के लिए लड़ा, मानव समाज के उस निचले व्यक्ति के लिए लड़ा जो लाखों वर्षों से दबे कुचले थे। उनके लिए उन्होंने लड़ाई लिया और उनको आगे लाने का भरपूर प्रयास किया और लाए भी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? महामानव बोलते हैं। इसी व्यक्ति को महापुरुष बोलते हैं। भगवान राम को महामानव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मानव पूरी सभ्यता खतरे में थी तो उस सभ्यता को बचाने का प्रयास किए, उसको उठाकर ऊपर लाए। इसी प्रकार से ये भी वही काम किए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो काम किया है वो पूरे दुनिया में सराहनीय है। ऐसे बहुत बिरले जन्म लेते हैं। आज तो बहुत गर्व होता है इनके नाम पर। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, बहुत खुशी होती है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन बहुत दुख भी होता है कि कुछ कौम है जो इनको टारगेट करते हैं कि ये चमार थे, हरिजन थे, वही मनाएंगे, हम लोग क्यों मनाएंगे? ये कितना छोटा सोच है आज के डेट में। ऐसे व्यक्ति को अगर किसी जात से ही केवल जोड़ दिया जाए, ये व्यक्ति का अपमान है। जिन्होंने संविधान लिखकर एक अमर गाथा लिख दिया, समझ लो, जिस पर आज सारा समाज, सारे लोग चल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक जात तक सीमित कैसे रह सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों को इतना में नहीं रख सकते हैं, इतना में नहीं, पूरा दुनिया में इसको रख सकते हैं। उसका इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा क्षेत्र है। और आज के डेट में तो, आज के डेट में महिलाओं को सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। इन्होंने महिलाओं के लिए, अभी खासकर हिंदू महिलाओं के लिए जो इन्होंने कदम उठाया, कोई नेता कदम नहीं उठाया। आज जो भी महिलाएं हैं, आप लोग सुने होंगे हिंदू कोर्ट बिल का नाम सुनेंगे। हिंदू कोर्ट बिल को लाने वाले यही थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज महिलाओं का जीवन जो सम्मानपूर्वक बीत रहा है, हर एक नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है ना। आप लोग इस प्रकार से घूंघट प्रथा से बाहर निकलकर आज़ाद घूम रही हैं, परिंदे की तरह पढ़ रही हैं, सारा का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इससे पहले कोई अधिकार नहीं था हिंदू महिला। हम हिंदू खाली शूद्र महिलाओं की बात नहीं बोल रहे हैं, सारी महिलाओं की बोल रहे हैं। जनरल से लेकर SC/ST तक सभी महिलाओं के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। हिंदू महिलाओं के जो भी अधिकार हैं उसके लिए इन्होंने इतना अथक प्रयास किया, कहा कि नहीं, अगर हिंदू महिलाएं जो भी हैं, अगर उनके अधिकार को पास नहीं किया जाएगा, हिंदू कोर्ट बिल को पास नहीं किया जाए, तो मैं संविधान सभा को ही छोड़ दूंगा। और उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्षता को छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कोई सदस्यता नहीं लूँगा, छोड़ दिए, क्योंकि इनकी बात को वहाँ लोग नहीं मान रहे थे, इनकी बात को वहाँ दबाना चाहते थे। तो आज समझ लीजिए जो भी महिलाएं हैं उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि पहले एक कानून था कि जो भी हिंदू पुरुष है
वो एक से अधिक शादियां कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं अगर विधवा होगी ना, उसको कोई भी शादी करने का अधिकार नहीं था। एक पुरुष 2 4 5 शादियां कर सकता था, हिंदू की बात बोल रहे हैं, लेकिन महिला अगर विधवा होगी ना, उससे कोई शादी नहीं कर सकता था। इतने कड़वे नियम को, इतने कड़वे पुराने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो क्या गलत प्रयास किया? महिलाओं को किसी भी संपत्ति में अधिकार नहीं था। आज तो जात हम लोग तो मेहरारू के नाम खेत लिखवा देते हूँ, कहाँ से लिखवाते हूँ? वहीं से कानून है कि किसी महिला के नाम से आज जो भी संपत्ति लिखा रहा है ना, उन्हीं का देन है कि लिखा रहा है किसी महिला के नाम से। बैंक में से पैसा जाता हो जमा करो, मेहरुआ के नाम से जमा कर दो, कोई नहीं ले, उन्हीं का दिया हुआ अधिकार है। महिलाएं आज इतना सम्मानपूर्वक जी रही हैं। तो आज के दिन में सच्चे देशभक्त वही माने जाएंगे जो इनका सम्मान करें। ऐसे व्यक्ति का सम्मान तो हमेशा करना चाहिए, आज ही क्यों, हमेशा करिए इनका सम्मान, ठीक है। तो आज का हम लोग सेशन चालू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33-34 को। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती था, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिए, अच्छा लगा होगा शायद आपको। देखिए अनुच्छेद 33-34, इससे पहले जितने भी हम लोग पढ़े हैं, अनुच्छेद 32 में ये संविधान का आत्मा बोला गया। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ही बोले थे यह संविधान का आत्मा है। क्यों आत्मा है? क्योंकि संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया। इसी में 5 प्रकार के रीट को भी बताया गया था, जो एक आम जनता के ऊपर लागू भी होते थे और कोर्ट के ऊपर भी लागू होते थे। और जो भी आपके मूल अधिकार हैं, आपको दे भी सकते हैं तो आपसे छीन भी सकते हैं, और वही काम करता है अनुच्छेद 33-34। ये मूल अधिकार को छीनने का भी काम करता है, अर्थात मूल अधिकार को सीमित करता है। अब कैसे सीमित करता है, कहाँ सीमित करता है, इसको देखिए। अनुच्छेद 33 ये मूल अधिकार को सीमित करता है। जैसे हम लोग का मूल अधिकार है कहीं भी अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम लोग कहीं घूम सकते हैं, भ्रमण करने की आज़ादी है, सारा का सारा मूल अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ये मूल अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। जैसे भारत का गुप्तचर विभाग, भारत का गुप्तचर विभाग के अंतर्गत आएगा रॉ, आएगा IB, NIA, CBI, CID, पुलिस। ये सब भारत के खुफिया विभाग हैं। बहुत गुप्त जानकारी अगर कहीं से पता करना होगा ना, तुम्हारे पास कितना करोड़ की संपत्ति है, CBI तो CI तो ही से पता लगाई, और कब पूछ के चल तो पते नहीं हो जी, है ना। जिस CID लोग क्या करते हैं, कोई भी मर्डर हो जाता है, उसके पीछे जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी जांच करना होता है, एक एक चीज़ उसको प्रूफ कहाँ से मिलता है, सब कुछ खोज निकालते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी भारत में गुप्तचर संस्थाएं हैं, अगर मान लो कि कोई CBI वाला है, रॉ पता है क्या है, ये भारत के बाहर जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनका पता लगाता है कि कैसे कैसे कोई देश साजिश किया भारत के प्रति। अगर मान लो कोई व्यक्ति इस विभाग में है, वो अपनी कारनामा को गिनाने लगे कि हमने ये कारनामा किया, हमने यहाँ आतंकवादियों को इतना पकड़वाया, इतना मरवाया, तो अब वो क्या कर रहा है, भारत के जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा हैं उसको सारा दुनिया के सामने बता रहा है कि भारत के बाद ये एजेंसियां हैं। अब जो भी बाहर का देश वाला होगा, अब इसका फ़ायदा उठाएगा कि भारत के पास तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और मान लो कि कोई सेना का कर्नल है, जाके एकदम यूट्यूब आया चाहे मीडिया के सामने आकर सब बताने लगा कि हमारे देश के पास ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, यहाँ रखा गया, वहाँ रखा गया, वो तो पूरा काला चिट्ठा खोल रहा है भारत का। ऐसे लोगों को यहाँ अधिकार नहीं देता है, कहता है नहीं, होश में रहो, अपने अधिकार में रह के बात करो। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो भी खतराएं होंगी आप किसी के सामने पेश नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, इससे हमारे देश को खतरा हो सकता है, और हमारे देश से बड़ा आपका मूल अधिकार नहीं हो सकता। सर्वोपरि देश है, इसके बाद आपका क्या है, मूल अधिकार है। इन लोगों पर उस प्रकार के अधिकार को सीमित किया गया है। आप यहाँ अपने मूल अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो बाला है रॉ में चाहे CBI में बाला कहो कि नहीं हमरो तो मूल अधिकार बा, हम कहब कि हम इतना लोग के पकड़ ले बनी। और जबकि CBI वाला और CID जो NIA वाला बहुत गुप्त होता है, तुम्हारे ही बीच रहेंगे आकर, तुमको पता नहीं चलेगा, सिविल ड्रेस में रहते हैं। ऐसे तुमको बहुत सारी घटनाएं हैं। तो क्या हम एक भभुआ घटना बता देते हैं आपको। हम एक SP आई थी भभुआ के अंदर। भभुआ में उस समय गांजा की बहुत तस्करी होती थी। हाँ,
भभुआ में गांजा की बहुत तस्करी हो रही थी। वो व्यक्ति एक रिक्शा वाला जा रहा था और गांव अखिलासपुर के अंदर बहुत ज़्यादा बिका रहा था। एक बहुत होल सेलर था। एक रिक्शा वाला से बुलाया, कहा कि भैया तनी उनके गांजा लेकर चलो ना, जानत हुआ गांजा कहाँ मिली? तो चलिए चलिए ना। वो का जाना कि ESP है का है, और उसके साथ एकदम सिल ड्रेस में बैठा था बेचारा जैसा, और जाके वो रिक्शा वहाँ लगा दिया। कहा कि भैया यही मिलेगा? हाँ यही मिलेगा, चले जाइए। और गया तो जो मेन होल सेलर था ना, उसी से कहा भैया तनी 500 का गांजा दीजिएगा ना। तो 500 का ठीक, लाया 500 के दिया गांजा। और जब भी ये चलता था तो इसके पीछे जो भी SP चलता था कहीं भी ना अपने काम को अंजाम देने के लिए, इसके पीछे हमेशा पुलिस तैनात होती थी, खाली कॉल जाने के लिए इंतज़ार था। थर्ड दिन वहाँ पहुँचती थी, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पहुँच जाती थी। अब इसके बाद गांजा जो ही दिया ना, अहोल से किसी कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ के लगल हुई जेब मारे, फोन कर दिया, धाए धाए पुलिस आ गई, नहीं तो एकदम पकड़ के उनके ले गई। ऐसे ऐसा बहुत उसने बहुत ऐसा कारनामा किया था ऐसा। और यही नहीं, डेहरी के अंदर कोई अफीम की तस्करी हो रही थी। एक इसी प्रकार का अधिकारी था, जहाँ हो रही थी तो यहाँ उसको था कि यहाँ हो रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं था, उसको पकड़ा नहीं रहा था। तो अब वो व्यक्ति एक बहुत माने अधिकारी था, CBI का अधिकारी था, एकदम भिखमंगा का रूप ध के, एकदम भिखमंगा का रूप पकड़ लिया, एकदम फटा उटा पहनकर, और उसके घर के सामने बैठकर भीख मांगने लगा। और सारे घर के ही उसके अंदर सारे ये गुणागणित होता था, जो भी बेचने वाले तस्करी करने वाला नहीं जाना होता। अब कोई क्या जाने कि भिखमंगा न है, और रोज़ उसका ध्यान वहीं पर रहता था, कौन आया कौन गया क्या हुआ। अब इसी तरह करते करते उस 7-8 दिन उसके घर के ही इर्द गिर्द रहा वो, और सब लोग की नज़र में था कि भिखमंगा है। जिस दिन बड़ी पार्टी होने वाली थी, बड़े होलसेलर आने वाले थे, ज़्यादा वहाँ बिकने वाला था, इसको पूरा अनुमान लग गया कैसा ऐसा हो रहा। उसी दिन धाई देना कॉल किया, और वहाँ पर पुलिस आई और पकड़ के ले गई। और जब उसको देखा ना आदमी, ये भिखमंगा जब खड़ा हुआ, अपना ID निकाला एकदम CBI का ना, देख कर एकदम कुल सैल्यूट मारने लगे जितने पुलिस थे, क्योंकि उसी ने इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर अपना ड्रेस बदला, एकदम आ गया अपने ड्रेस में, फिर चला गया। CBI वालों को अपने घर में रहेगा, उनको पता नहीं चलता कि हमारे पापा CBI हैं क्या हैं, उनको बताने की आज़ादी नहीं होती है कि आप किस पद पर काम क्या करते हैं, किस विभाग में। तो पुलिस विभाग के अंतर्गत बहुत ऐसे काम हैं जिसको बताने की आज़ादी नहीं है। आप वहाँ अपने मूल अधिकार को थोड़ी करेंगे, वहाँ संविधान आपके मूल अधिकार को छीन रही है, क्योंकि आपसे खतरा है। अगर आप बताइएगा ना तो आपके जाने को खतरा हो जाएगा, आप ही को मार देगा, है ना। तो ऐसे जगहों पर उन अधिकारियों को बताने का आज़ादी नहीं होता है कि आप इस प्रकार से किसी भी राष्ट्र के हित में खतरा हो सकता है ना, और किसी भी राष्ट्र का जानकारी किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो देश की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, इससे खतराएं हो सकते हैं। यहाँ पर उस रूप में रोका जाता है कि आपको मूल अधिकार, और मीडिया वाला इनका भी मूल अधिकार छीन लिया गया। और तो बाद में छीना 2008 में, हम भभुआ पढ़त रहे तब, उसी समय ताज होटल पर आक्रमण किया गया था, आतंकवादी हमला। यहाँ पर एक आपको घटना बता दे क्यों छीना गया मीडिया का। मीडिया एकदम घोंचू बेवकूफ़ आदमी, आर्मी, हम लोग की जो आर्मी सेना थी, जब होटल के अंदर आतंकवादी घुस गया, सब कुछ लैस सदम, गोला बारूद से लैस लेकर घुसा हुआ था, बहुत लोगों को मारा हुआ था उसके अंदर ना। अब उसके अंदर पुलिस जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो लोग अंदर थे, जो घुसती थी मार देती तड़तन गोली, मर जाते थे। अब दिमाग लगाई तो अब उस प्रकार कमांडो को भेजा गया। अब वो लोग जहाज के माध्यम से छत पर उतरे, और छत पर उतर के उसको मारने की प्लानिंग हुई। जब जहाज से छत पर उतरने की प्लानिंग हुई, और जो भी आर्मी वाले थे जहाज से छत पर उतरने लगे कि उनको मारा जाएगा अंदर घुसकर। अब मीडिया वाला
मीडिया वाला अब वहाँ पर लाइव दिखा रहा है, देखिए हमारे देश के नौजवान आतंकवादियों को मारने के लिए जा रहे हैं, एकदम जहाज से उतर रहे हैं। और वो आतंकवादी टीवी चालू किया था समंदरवा, ये सब बतिया को देख रहा था। और जो उतरते थे छत पर पहुँच के तर मार रहा था गोली आतंकवादी सब। ये लाइव दिखा रहा है टीवी पर, देखिए पहला खबर दिखाने वाला मेरा चैनल, आर्मी जवान छत पर उतर रहे हैं आतंकवादियों को मारने के लिए। वो सब टीवी में देख रहे हैं, सब अंदर बैठा हुआ टीवी लगा हुआ था, सब देख रहा है टीवी में क्या था। वो सब कमांडर तो उतर रहा छत पर, आधे तरह जो छत पर उतर रहा मारो उसको, तो आतंकवादी तोड़ता छत पर पहुंच जाता था और गोली चलाने लगता था। बड़ा समस्या हुआ। अब वही घड़ी से मीडिया वालों को कहा कि ना तू बहुत गलत उपयोग कर रहा अपने मूल अधिकार का, उनका मूल अधिकार छीन लिया। बताओ ऐसी मीडिया, आज की मीडिया जानते हो क्या है? आज की मीडिया का हालत तवाइफों जैसी है, पैसे पर कहीं भी अपने आप को बेच सकते हैं। आज की मीडिया तवाइफों जैसी है, अपने आप को पैसे पर कहीं बेच सकते हैं। और आज की मीडिया सबसे अधिक बिकी हुई है, इस बात को मानिए आप। मीडिया सबसे अधिक बिकी हुई है नेताओं का, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी चापलूसी करेगी, जिसकी नहीं होती है उसकी बदनामी करेगी। यही तो है मीडिया। तो ऐसे मीडिया को ये आज़ादी छीन लिया गया। हटाओ, तुम लोग ऐसा आज़ादी देकर क्या होगा जो देश के लिए खतरा है? बताओ वहाँ पर कितना भारी खतरा था उनके लिए। इसके बाद से फिर दूसरे रास्ता से फिर वहाँ पहुँचे, उतरे उस छत में, दूसरे छत पर उतरे, फिर वहाँ से लाइव प्रसारण हटाया गया। तो ऐसे इसलिए इनको हटाया गया। 2008 में इनकी आज़ादी को छीन लिया गया। ताज होटल पर जब ये लोग लाइव प्रसारण दिखा रहा था कि हमारे देश की नौजवान उतर रहे हैं, इसका जो ही हटा, इसका सही उपयोग भी किया गया। सही उपयोग आप लोग सुने होंगे विकास दुबे मर्डर में। विकास दुबे कानपुर के पुलिसों को मार के भाग गया था पाकिस्तान, है ना, विकास दुबे। अब पाकिस्तान से जब पकड़ के पुलिस लिया नहीं थी ना, अब वही मीडिया वाला एकदम पीछे पीछे चल रहा है। आज विकास दुबे पकड़े गए हैं, उनको पूरा लाइव दिखा रहा है टीवी पर। आज विकास दुबे पकड़े गए हैं, उनको पुलिस ले जा रही है। देखिए किस प्रकार से ले जा रही है, गाड़ी में बैठा कर एकदम पीछे पीछे मीडिया वाला अब पुलिस के संग ही चल रही है। योगी की सरकार थी, एक आध साल 2 साल की बात है। कह अरे ये तो बड़ा गड़बड़ करेगा, एक ये मारना है। अब योगी फ़ोन किए, कैसा है ना, ये कानपुर के पास जो भी बैरियर है उसके पास 2-4 गाड़ी पुलिस को भिजवा कर मीडिया वालों को वहीं रोकाइए और विकास दुबे को ले जाइए आगे तक, और उसके साथ पुलिस होनी चाहिए, पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए। अब पुलिस वाला पहुंचा, अब 2-4-5 गाड़ी मीडिया वालों को रोका था, नहीं 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 आपको नहीं जाना है आगे। अब रुकवा दिया। तो अब ये चिल्लाने लगा मीडिया वाला, नहीं हम लोग की स्वतंत्रता है, मीडिया की आज़ादी, हम लोग जा सकते हैं। अब पगल लो जा देखो, 2008 में कानून लगा था, अनुच्छेद 33 में जाकर देखो, तुम्हारा अधिकार छीन लिया गया है। ढे बगैलो तो जेल में पकड़ के ले जाओ, हम मरबो करो। पुलिस बोला हम थर्रा गया, चुपचाप तुम खड़ा है। ले गया कुछ दूर तक पुलिस, कहा कि भाग जो, जिए के बाद जिनकी तक, भगा के मार दिया पुलिस इनकाउंटर, और गाड़ी पलटा दिया। कहा कि गाड़ी पलट कर मर गई ना विकास दुबे, बात खत्म। इसके बाद कहा कि मीडिया को छोड़ दो, जाके मीडिया क्या कर पाओ, फोटो खींचो, मर गया है तो गाड़ी उलट गया है, हो गया 50 तरीके से। तो विकास दुबे के इनकाउंटर उसी का अच्छा परिणाम था कि मीडिया को उस आज़ादी से हटा दिया गया था, मूल अधिकार से, ऐसे हुआ था। तो अनुच्छेद 33 समझ लीजिए कि मूल अधिकार रोकता है, लेकिन आम जनता का नहीं। ये रोकता है किसका? सरकार का रोकता है। जो भी मेन अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, जिनसे राष्ट्र हित में कुछ खतराएं पैदा हो सकती है, उनके मूल अधिकार को छीन लेगा। क्या कि ना, तो क्या यहाँ मूल अधिकार देवल सही बात नहीं कि ये राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये समझ गए ना क्या है मैटर। अनुच्छेद 34 देखिए क्या है, सैनिक कानून, इसको मार्शल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। इस सैनिक कानून भी समझ लो कि जहाँ सैनिक, आप लोग देखेंगे अक्सर करके, जहाँ सेना को जाना होता है ना, कि दूसरे का सहारा नहीं लेता है, एकदम बड़का बड़का बैग बांधेगा, लटकाएगा, एकदम चल देगा एकदम, है ना। या तो गाड़ी पर अपने सारा सामान रखा, वहाँ जहाँ भी आर्मी कैंप लगा दी, और मान लो कि इसी क्षेत्र में आर्मी कैंप अगर गाड़ दिया कर, किसी का हिम्मत नहीं है कि उस एरिया में जाकर भटक सकता है, क्योंकि जहाँ आर्मी कैंप लगा
वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया, सैनिक कानून। वहाँ पर सेना का कानून चली, वहाँ डीएम एसपी राज्य सरकार का कोनो कानून नहीं चलेगा, वो उनको कुछ बुझबे नहीं करेगा डीएम एसपी को। अब वहाँ पर जो प्रशासनिक जो भी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय है सब कुछ हटा देता है, केवल सैनिकों का कानून चलेगा। और सैनिक को कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके पूरे जीवन भर अनुशासन ही सिखाया जाता है कि सैनिक कैसे अनुशासन में रहेगी। जिस क्षेत्र में रहती है ना, उस क्षेत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ा देती है बढ़िया से आर्मी वाली, कि कैसे रहना होता है, रोड पर कैसे चलना होता है। अगर जिस एरिया में अगर आर्मी कैंप लग गया, अगर वो रोड पर अगर कोनो जन चलत हो गाड़ी ऐसे ऐसे चलावत हीरो बनत, अगर देख लिया लखेत के मारेगा तो तरकुल हीरो गर्दी तर निकल जाए। अगर मान लो कि बाइक है, अब बाइक पर रोड पर एकदम ऐसे लगा के एकदम फोन पर बतियात हुआ, आर्मी कैंप के साइड में वो देख लेना सन तो दौड़ा के मारेगा। ये कौन सा कानून है? रोड तुम्हारे बाप की थोड़ी है, तो रोड तुम्हारे बाप की है कि एकदम कैसे मन कैसे चलाओगे, कैसे मन कैसे लगाओगे। तो मार्शल लॉ समझ लो कि सीधा समझ लीजिए कि एक पुलिस सैनिक कानून है, जहाँ लगाते हैं उनका पूरा अधिकार हो जाता है। जहाँ इनकी व्यवस्थाएं होती हैं उसके इर्द गिर्द आप कोई भी गलत काम तक नहीं कर सकते हैं, आप कोई गलत कदम भी नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पर एसपी डीएम भी कुछ नहीं काम करेंगे, सारा इन्हीं का लागू होगा नियम। ऐसे क्षेत्रों में आम लोग ये कहें कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी हम घूमेंगे, और आम जनता कहे कि हमको मूल अधिकार दिया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 के ए में हमके मिलल बा, 19 का 1 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम घूम सकते हैं। तो आर्मी कैंप में जीवन मार के थूर दिया सब, आर्मी कैंप में नहीं घुस सकेला। आर्मी कैंप का रूल है, आप कैसा कौन सा ठीक है, तो आतंकवादी घुस गए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला है वहाँ पर, आर्मी वाला राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, कौन से ठीक घूम गिला। 14 फरवरी को जो हमला हुआ था वहाँ पर, जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के पुलवामा में, अगर वैसा हमला कर दिया तब आर्मी कैंप पे आकर, कौन सा ठीक। इसलिए वो लोग बहुत कड़े होते हैं, बहुत कड़े एक्शन लेते हैं। अब तो कब कहना हम चारों तरफ घूमो, हमको घूमे का आज़ादी दिले हाँ, कौन है चारों तरफ 19 का 4, चारों तरफ घूमो तो चारों तरफ दौड़ा के पीटबो करिए सो, समझ लो चारों तरफ घूमल तारा कौन निकल जी। कहीं से कहत हुआ सन कि आर्मी कैंप है, आप इस निषेध एरिया में नहीं घूम सकते हैं। यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी क्रियाकलापें होती हैं, सब राष्ट्र हित में होती है, देश के लिए होती हैं। जो भी यहाँ पर कोई भी कानून बन रहा, किसी तरह का वार्तालाप हो रहा, आप खुद पता नहीं कैसे आदमी हो, वहाँ पर सुनकर दूसरे देश के लोगों को बता दिए, मान लो पाकिस्तानियों को बता दिए, तो सारा क्या करे, पानी फिर जाएगा। इसलिए ये सब बहुत टाइट एक्शन लेते हैं, वहाँ पर आपकी कोई नहीं चलेगी। वही लोग चालू करते हैं आसपा कानून, वही आर्मी वाला लाता है आसपा कानून। आसपा कानून बहुत ही खतरनाक है। जहाँ आसपा कानून लगा देगा ना, खाली तोहरे पर थोड़ा सा भी डाउट हो गया कि ऐसे गतिविधि में हो सकता है, एकदम दौड़ा के पीटी समझ लगे, कोनो कहीं भी घुस जीव तो छोड़ेगा नहीं। आसपा कानून का नाम गलत फ़ायदा भी उठाने लगे, आतंकवादी इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे, आसपा कानून का मिसयूज करने लगे। क्या मिसयूज करने लगे? देखिए ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर में ऐसा होता था। जम्मू कश्मीर में ये लोग करते क्या थे आतंकवादी, आसपा कानून जब लग जाता था तो वो लोग जानबूझकर, देखिए उन लोग का मंशा क्या होता है आतंकवादी, वो खासकर पाकिस्तान की मंशा क्या है, जो भी भारत के अंदर मुस्लिम है, हिंदुओं के प्रति उनको भड़काया जाए, ताकि हमेशा ये लोग लड़ते रहें और इसका फ़ायदा हमको हो। आसपा कानून जब लागू हो रहा था, जब लग जाता था जिस एरिया में, जानबूझकर वो सब आता था और देख लेता था कि आर्मी है, तो उन्हीं के सामने तोड़ देना, गोली चलाता था, और गोली चलाकर किसी घर में घुस जाता था, अब बुर्का लिया होता था, अब फिर जाके पहन लेता था घर के अंदर। अब पुलिस जाती थी, तलाशी करती थी, तो अब सबका नकाब हटा देखे के है। अब उसी में से कोनो सिविल ड्रेस में गया और भाषण देने लगा बाहर जाकर, देखो इंडिया की आर्मी है, महिलाओं के साथ कितना बदतमीजी कर रहा है, सबका घूंघट उठाकर देख रहा है कौन कौन महिला है। इस प्रकार से तो मुस्लिम भाइयों देखो तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। आप कौन बोल रहा है? वो आतंकवादी जाके तोहरे गुट में बोली, मुस्लिम भाइयों अल्लाह का देखो क्या है, यहाँ पर
कितना अनर्थ हो रहा है, कितना गलत हो रहा है कि महिलाओं को नकाब उठाकर देखा जा रहा है। हिंदुओं को कोई भी नहीं पूछ रहा, देखो हिंदू महिलाएं इसी तरह घूम रही हैं। मतलब कि हमको लड़ाने का काम करता है कि आप लोग लड़ें। अब आपके बीच में, आपके मन में खाई बन जाएगा कि सही बात बोल रहा है, ये केवल मुस्लिमों के साथ ऐसा हो रहा है। अब मुस्लिमों के साथ होगा क्यों ऐसा? क्योंकि जो घुसा है वो मुस्लिम के घर में घुसा है और नकाब पहन कर वो है, तो हिंदुओं का जांच होगा कि मुसलमानों का जांच होगा? अब बताओ, देखो वो जो माइंड से गेम खेलता है, वहाँ उनको ट्रेनिंग दिया गया है। बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़ा गया था तो उससे पूछ जांच किया गया कि तुम लोग की ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाती है। तो उन्होंने साफ कहा था, देखिए हम लोग की ट्रेनिंग गोली चलाने के लिए कम, मारने के लिए कम, लेकिन लड़ाने के लिए ज़्यादा दिया जाता है। हाँ, जाके झगड़ा लगाओ इसके लिए ज़्यादा दिया जाता है हम लोग की ट्रेनिंग। कहता है कि तुम जाओ, पुलिस है, पुलिस के सामने तड़ता गोली मारा आ घुस जाए कौन मुस्लिम के घर में आ जाके नकाब पहन ला, वो जनिए कि मुस्लिमे रहा सब। इसलिए मुसलमान ज़्यादा आतंकवादी होते हैं, सबके मन में बैठ गया। आज भी आप देखिएगा, अमूमन देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबके मन में यही चलता है कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी मुस्लिम होता है कि नहीं? मुसलमान बड़ी आतंकवादी होना सब। अब पाकिस्तान आ गया तो पूरा देश से मुसलमान आतंकवादी घोषित हो गया। पाकिस्तान एरिया आतंकवादी हम सब, आता है कि नहीं? क्या वहाँ की सारा जनता आतंकवादी है? नहीं, लेकिन फिर भी बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि उस प्रकार से उनका चेहरा बना दिया गया है। बिहार आज पूरे देश में बदनाम क्यों है बताओ? क्योंकि बिहार का जो फेस बन गया है ना, जो चेहरा बना दिया गया पहले से, आज फिल्म में उसी प्रकार से दिखाया जाता है। अगर फिल्म में अगर बिहार का कोई पक्ष लेना होगा ना तो वह गुंडा वाला पक्ष लेगा, बिहार का अच्छाई को नहीं दिखाएगा। बिहार में बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं लेकिन उसको नहीं दिखाएगा। फिल्म में बिहार के कमियों को दिखाएगा। बिहार में देखो भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बिहार के लोग इतना भर भर के यहाँ काम करने आते हैं, यही सब दिखाएगा। और लास्ट में क्या देखा है? बिहार के कुल आदमी गुंडा होना, सब मार देने से गोली मर जीवो, डकैत होना, चोर होना, सब दिखाता है ना। अब बताओ बिहार का कितना बदनाम है। उसी प्रकार से पाकिस्तान के सभी जनता आतंकवादी नहीं है, वहाँ के कुछ चुनिंदे हैं लोग जो उसको बदनाम कर रहे हैं। भारत के सभी लोग, सभी मुस्लिम, भारत के सभी मुस्लिम के आतंकवादी हैं? नहीं, यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं मुसलमान में जो उनको बहका दिया जाता है, उनको डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, उसमें बह जाते हैं तो आज वो बदनाम हो जाते हैं। आया समझ में? तो आसरा कानून उसी तरह था। तो आर्मी वाले भी वही किए, क्या कि ठीक है तुम हमारे भावनाओं के साथ खेलोगे तो मैं भी तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलूँगा। अब करता क्या था? आतंकवादी पकड़ लिया उनको, अब पकड़ कर खूब गोली चलाता था। ऐसा गोली चलाता था कि मरे ना, लगे ना। जवाब में वो भी गोली चलाता था। जब उसका गोली ख़त्म हो जाता था बुलाता था, बाबू आओ है ने आओ। अभी डरा था ना, मारम नहीं, आओ खाली आओ। अब बुलाकर अब उसको ब्लैकमेलिंग कैसा करता था? कहाँ का हुआ? कश्मीर का है। कश्मीर के अपने देश में हो, अपने ही देश में गोली चलाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पहले खूब लजवाता था, अब तनी मन शर्म आने लगता था उसको। तब उसको फिर घर से बुलवाता था मम्मी पापा को। अब मम्मी पापा को सामने नहीं लाता था ना, दूरे रखता था। और मम्मी पापा से कहता देखो तुम्हारा बेटा कितना बिगड़ गया, देश के लिए कितना खतरनाक काम कर रहा है। बताओ, ऐसे बेटे को आप जन्म दिए हैं, आप कहिए कि वो सरेंडर बोल दे, भारत सरकार के सामने अपने कमियों को कबूल कर ले, जो भी उसने अपराध किया है भारत सरकार छोड़ देगी। तो वो बाहर से बोलती थी बेटवा तू मान ले, साहब सही कहत हूँ बतिया, तो कि छोड़ दी हाँ, नहीं तो मार दे गोली मर जीवे, हमारे के गो लड़का वाले, ये सब वो कहती थी। सब सही बता रहे हैं, सब ऐसे कहते थे। तो मतलब कि अब उनको भी क्या भावनाओं के अंतर्गत बांधा जाने लगा है ना, उनको भावनाओं में बांधा जाने लगा। तो इस प्रकार से उनको ब्लैकमेलिंग कर करके भारत सरकार उनसे भी अपना बात मनवाने लगी। इसके बाद देख लीजिए अनुच्छेद 35। देखो अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कुछ नहीं बेचारा कहला, ये कहेला ना भाग 3 में जितना कानून बतावल गल 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक का जितना हम लोग सफ़र किए हैं, जितना हम लोग कानून पढ़े हैं, उसको कैसे लागू करना है,
उसको कहाँ लागू करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया है कि आपका अगर मान लीजिए कोई कानून है, मूल अधिकार है, तो अपने मूल अधिकार को ऐसे ही प्रयोग करिए ताकि दूसरे का मूल अधिकार आपसे बाधित न हो, दूसरे के मूल अधिकार आपसे हनन न हो। उस प्रकार से कानून को क्या करना है, लागू करना है। तो भाग 3 का जो भी कानून है ये लागू करवाने का काम करता है। तो ये आपका भाग 3 12 से लेकर 35 इतने अनुच्छेद थे। टोटल को हम लोग डीपली में पढ़े। क्लियर हुआ? तो आज का बस इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था आज की वीडियो में, बस इतना ही। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।